स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है ना, है ना। चलिए, हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ को स्टार्ट कर रहे थे। एक प्यारा सा बच्चा था, पेंसिल फैक्ट करके आ रहा था कमेंट, है ना। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो बना दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो बना दीजिए। हम जेन्युइनली उसको सॉरी बोलना चाहते हैं कि हम काफ़ी दिन लगाए बाबू, हमारे साथ भी कुछ परेशानी होती है, इसी वजह से हम नहीं आ पाते हैं, क्लासेस रहता है, इस वजह से ज़्यादातर वीडियो नहीं बना पाते हैं। बट हाँ, आपको एकदम चिंता नहीं करना है। अब आपको हम प्यार से अच्छे तरह से चीज को समझा देंगे। क्लियर है? तो हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ का जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, पहले मैं छोटा छोटा बेसिक सा बात आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर का नाम, अगर आप एनसीईआरटी और आरडी शर्मा जो रेफरेंस किताब है, जो स्टैंडर्ड लेवल पे किताब का इस्तेमाल किया जाता है, उसका मैं बात कर रहा हूं। अगर आप एनसीईआरटी और आरडी शर्मा में देखोगे तो इस चैप्टर का नाम है सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रीज या सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। और उसके बाद जाके जब आप इसी चैप्टर का नाम आर.एस. अग्रवाल में खोजोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के सब पार्ट्स में ये चैप्टर दिया हुआ है और इस चैप्टर का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक, तो हम डायरेक्ट से पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं, फिर जाके चीज को डील करेंगे। तो एनसीईआरटी और आरडी शर्मा में जो इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस, में प्रॉपर्टीज बोल दिया था, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, और ये नाम एनसीईआरटी में है और आरडी शर्मा में है। आर.एस. अग्रवाल में जो इसका नाम है, इसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हम ये बात इसलिए बता दिए काहे कि हो सकता है कोई बच्चा एनसीईआरटी नहीं बनाता हो, सिर्फ आर.एस. अग्रवाल ही बनाता हो, या कोई बच्चा एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल नहीं बनाता हो, आरडी शर्मा ही बनाता हो। तो जो भी किताब आप बनाते हैं दैट डजंट मैटर, लेकिन जो चीज है वो आपको हम बता दिए हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहा इसमें बात की सर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपको ही पता है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आना ही चाहिए। मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बटे का हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का बेस, और बाकी फिर उल्टा होने लग जाता है। ये बात पता होना चाहिए। और एटलीस्ट कम से कम 0 से लेकर 90 डिग्री तक सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 0 डिग्री का 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे क्या होता है। क्लियर है बात? ये सब बात आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया बात? चलिए, अच्छा, अब हम मुद्दा आते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर पर लेकर। देखिए, इस चैप्टर में जो है आपको बस 3 टर्म का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको इस 3 टर्म का मतलब समझ में आ गया तो आपका इस चैप्टर में कहीं भी किसी रूप से भी परेशानी नहीं आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम तीनों टर्म को समझेंगे, समझने के बाद लिखेंगे। पहले समझ लेंगे, एकदम फिक्स कर लेंगे कि हाँ आ गया हमको। जब वो टर्म आ गया उसके बाद जाके हम लोग थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आप कुछ देर के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए बस पेशेंस रख के बातों को समझिएगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम आपको फिर से बोल रहे हैं, बस 3 टर्म्स का हमको मतलब पता होना चाहिए, बाकी हम उड़ा देंगे इस चैप्टर को, ये गारंटी करते हैं आपको। ठीक, तो सबसे पहला टर्म जो है, सबसे पहला टर्म होता है हमारा लाइन ऑफ साइट। साइट वर्ड का मतलब होता है देखना। ठीक, टू व्यू, कोई चीज को देखना इज नोन एज साइट। दूसरा टर्म है हमारा एंगल ऑफ इलिवेशन। और तीसरा टर्म है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। है ना। तो आराम से तीनों टर्म को प्यार से अच्छे तरह से समझेंगे और उसके बाद जाके जो है हम लोग
थ्योरी को लिखेंगे और थ्योरी को लिखने के बाद ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव खत्म हो गया। एकदम बच्चा के तरह सर, एकदम छोटा छोटा बच्चा के तरह एक एक सब बेसिक लेवल का सवाल को कराते 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 धीरे 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 एक बेहतरीन लेवल का सवाल पर हम लोग चले जाएंगे। और ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है काहे कि इस पे हर साल आजकल एक नया ट्रेंड चला है केस स्टडी आने का। तो केस स्टडी आपको हाइट एंड डिस्टेंस पे एक फिक्स ही रहता है क्लास 10th के मैथ में, है ना। तो डायरेक्टली वहां से 4-5 नंबर आपको मिल सकता है, तो इस वजह से ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। आराम से 2 एग्जांपल लेंगे, 2 एग्जांपल से सारा बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, चलिए आप थोड़ा देर पेशेंस रख के हम पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये ग्राउंड है, ये जमीन है और जमीन पर एक टावर है। ठीक, इस जमीन को हम लोग बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, या हम सिंपली बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक, क्लियर है। अच्छा, यहां और यहां पर एक आंख है, ये आंख, ठीक, ये आई जो है ये आई ऑफ ऑब्जर्वर है, आई ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक, क्लियर है बात, ये आई ऑफ ऑब्जर्वर है और यहां पर एक हम प्यारा सा झंडा फहरा देते हैं हमारा भारत का, है ना। ऐसे भी 26 जनवरी आने वाला है, आपके भी जगह पहराया जाएगा। ठीक, अब क्लियर है बात, आप समझिएगा बात। हम एक एक बात को प्यार से समझाना चाहते हैं, आप आराम से समझिएगा। ठीक, हम क्या किए, ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व करेगा चीजों को। ठीक, ऑब्जेक्ट मतलब यहां पर जो चीज को हम देख रहे हैं, जो चीज, जैसे मान लीजिए हम जो है अपने फोन के कैमरा में देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, इसका मतलब हम ऑब्जर्वर है। कहां देख रहे हैं, अपने फोन के कैमरा में देख रहे हैं, तो फोन का कैमरा जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हम जो देख रहे हैं वो हो गया ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का आई है, ऑब्जर्वर का मतलब है कि जो ऑब्जर्व करता है चीजों को। ठीक, तो वो क्या कर रहा है, टावर के ऊपर वाला चीज को देख रहा है। तो जब टावर के ऊपर वाला चीज को वो देख रहा है तो कुछ इस तरह से देखेगा। टावर के ऊपर वाला चीज को जब वो देख रहा है तो कुछ इस तरह से वो देखेगा। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, समझिएगा। टावर के ऊपर में कुछ इस तरह से देखेगा। तो ऑब्जर्वर जो है चीज को ऊपर की तरफ देख रहा है, तो जिस लाइन में वो देख रहा, हम ऐसे करके देख रहे हैं, उस किसको देख रहे हैं, तिरंगा को देख रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं यही चीज हो गया लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। क्लियर है। जिस एंगल से हम चीज को ऐसे देखेंगे, मान लेते हैं कि झंडा यहां पर था, अब झंडा यहां आ गया तो हम ऐसे देख रहे हैं, अब झंडा यहां आ गया तो हम ऐसे देख रहे हैं। तो ये जो लाइन कनेक्ट कर रहा है मेरे आंख को और ऑब्जेक्ट को, उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्लियर है। इसका ज्यादा रोल नहीं होता, बट समझ में आना चाहिए लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ठीक, अच्छा, हॉरिजॉन्टल के साथ और लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर आया बात, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कि सर हॉरिजन, इतना आवाज हो रहा है यार, क्या ही बोले। 1 मिनट पॉज कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आवाज हो रहा था बहुत ज्यादा, इस वजह से इरिटेशन फील हो रहा था, इस वजह से पॉज कर दिए थे। समझिएगा बात को, हम क्या बोल रहे थे। हम बोले क्या कि ऑब्जर्वर जो, मान लीजिए हम देख रहे हैं उस तिरंगा को, तो हम जिस लाइन के थ्रू तिरंगा को देख रहे हैं उस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और हम चूंकि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये वाला जो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आया। हम क्या बोले कि सर लाइन ऑफ साइट क्या होता है। सर लाइन ऑफ साइट एक तरह का लाइन होता है जो कि ऑब्जर्वर का आई से लेकर किसी भी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसको ज्वाइन करता हुआ लाइन को हम लोग बोल सकते हैं लाइन ऑफ साइट। या सिंपली बात है, उसी रास्ता में चीजों को देखा जा रहा है। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सर एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड दी हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड दी हॉरिजॉन्टल। ठीक, व्हेन ऑब्जेक्ट इज व्यूड अप अबव दी हॉरिजॉन्टल लेवल, जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं
जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं तब जाके ये वाला बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखेंगे, देखिए ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतना सा ही बात है। क्लियर है? समझ में आया? जब हम किसी ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं नीचे की तरफ यहां पर एगो मार्कर रख दिए, तो हम ऊपर की तरफ तिरंगा को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से, और अगर हम नीचे की तरफ इस मार्कर को देख रहे हैं तो नीचे की तरफ देखना इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर है बात? तो हम आपको नोट लिखाते हैं, आप समझिएगा। थ्योरी हम आपको लिखा रहे, दो चीज को हम निपटा चुके, एंगल ऑफ एलिवेशन और लाइन ऑफ साइट, दोनों को लिखाते हैं, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन पे पहुंचेंगे। समझिएगा बात को, लिख रहे हैं हम। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ साइट का डेफिनेशन उसको लिखते हैं। आराम से आप समझिएगा, जो हम लिखा रहे हैं उस बात को समझिएगा। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट का डेफिनेशन क्या होता है सर? इट, देखिए लग रहा है ऑब्जर्वर का आई और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाला लाइन। इट इज द लाइन joining the eye of an observer to that of object when the to that of object which is viewed, जिसको देखा जा रहा है। क्लियर है बात यहां तक? क्या बोले, एक तरह का ऐसा लाइन जो कि आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का आंख, और किसको, ऑब्जेक्ट को, मान लेते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा, वैसे यहां अपना तिरंगा है, उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है, ऑब्जर्वर का आंख को और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम व्यू कर रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम इधर की तरफ देख रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट मेरे आंखों के सीधा सीधा में रखा हुआ है, इसका मतलब ये जो मेरा लाइन होगा, जिस लाइन के थ्रू हम चीजों को देख रहे हैं, ये लाइन हो जाएगा मेरा लाइन ऑफ साइट। क्लियर है बात? यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। अब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेकर चल गए, तो हम जब ऐसे करके किसी चीज को नीचे से देख रहे हैं तो ये तो लाइन हो गया लाइन ऑफ साइट, लेकिन इस बार एंगल ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे की तरफ आ गए, अब हम नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वापस से ये लाइन ऑफ साइट, लेकिन नीचे की तरफ एंगल को देख रहे हैं या ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो नीचे वाला जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना ही बात। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझिएगा बात को, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है समझिएगा। तो क्या बोलेंगे सर, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट। शॉर्ट में लिख रहे हैं एलओएस, एलओएस का मतलब लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, फॉर्म आपको पूरा डेफिनेशन लिखना है। इट इज द एंगल फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज viewed above, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, viewed above the horizontal level। जब आप ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ देखते हैं, तब मेरा क्या बनता है, तब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है बात? तो आप प्लीज इस बातों को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद जो हमारा लास्ट बचेगा पॉइंट्स, वो बचेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? तो आपको समझ में हम उम्मीद करते हैं जरूर आया होगा कि जिस लाइन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जर्वर है, जिस लाइन के थ्रू हम देख रहे हैं उसको लाइन ऑफ साइट। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से, या हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं तो वो वाला
एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ हम लोग देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेवल से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट हम समझेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी बढ़िया से। फिलहाल आप इस बातों को नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्लीज नोट कर लीजिए आप। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तीसरा जो पॉइंट है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, आपको पता है डिप्रेशन शब्द का मतलब खराब होता है। डिप्रेशन का वर्ड का मतलब होता है कि आदमी अपने लाइफ में अपने बारे में खराब सोचना शुरू कर देता है। उसको ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बढ़िया बन नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि आदमी जीवन में नीचे जाने लग जाता है। तो नीचे जाने के सेंस में डिप्रेशन आता है। और एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई की तरफ एलिवेट करने लग जाता है, तो ऊंचाई के सेंस में एलिवेशन आता है। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं, एलिवेशन मतलब ऊंचाई, ऊपर की तरफ देखेगा तब एलिवेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ आना, मतलब डिप्रेस होना, नीचे की तरफ लाइफ का गिरना। तो नीचे की तरफ अगर अपनी जिंदगी को आप देखिएगा तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं अपने लिए, और ऊपर की तरफ अगर आप देखिएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशंस बना रहे होंगे, है ना। ठीक, डिपेंड करता है आप किसकी तरफ देखते हैं। चलिए हम ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट, समझिएगा बात को। ये हमारा प्यारा सा अर्थ है, ठीक, और अर्थ पे वापस से हम रख दिए हैं टावर। जो टावर था वही टावर है, टावर है ना, ये दुबई वाला टावर है, ठीक। और यहां पर वापस से ऑब्जर्वर का आई है, वापस से ऑब्जर्वर का आई है। इसको क्या हम बोल रहे हैं, आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब जो मोशन को ऑब्जर्व करता है, जो चीजों को ऑब्जर्व करता है। और यहां पर हमारा प्यारा सा फुटबॉल करके एक ऑब्जेक्ट है। यहां पर फुटबॉल जो है अपने पास एक ऑब्जेक्ट के तहत रखा हुआ है। क्लियर है बात। अब स्वाभाविक सी बात है, ये आंख क्या कर रहा होगा, ये आंख जो है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा। क्लियर है। तो इधर की तरफ देख रहा होगा, इधर की तरफ, नीचे की तरफ देख रहा होगा। तो जहां से आप देख रहे हैं बस उसके जगह एक हॉरिजॉन्टल टाइप का लाइन बना दीजिए, हॉरिजॉन्टल टाइप का लाइन बना दीजिए, बना दिए। और उसी लाइन को आप नाम दे दीजिएगा हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर है बात, इसको बना दिए लाइन। अच्छा, आप जो है अब आप नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये वाला तो लाइन क्लियर है कि सर इधर की तरफ देख रहे हैं, तो ई वाला लाइन को तो हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इसको क्या पढ़ेंगे हम, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है सर, लाइन ऑफ साइट क्या होता है सर, सिंपल डेफिनेशन क्या कि ऑब्जर्वर का आई और ऑब्जेक्ट के बीच में ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट तो हो गया, ठीक। अब रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम क्या बोले, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है सर, हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे मत सोचिएगा जमीन वाला हॉरिजॉन्टल नहीं, जहां से हम देख रहे हैं उसको हॉरिजॉन्टल बना लो। हॉरिजॉन्टल और लाइन और साइट के बीच में जो एंगल होता है उसी एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन शर्त यह होता है कि आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे। एलिवेशन में शर्त क्या होता है, आप ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, और डिप्रेशन में शर्त क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ आप नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गया। तो अब हम जब डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको पूरा बात स्पष्ट हो जाएगा, ठीक। समझिएगा बात को। हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्या बोलेंगे, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट, LOS का मतलब लाइन ऑफ साइट, ठीक, एंड द हॉरिजॉन्टल। फिर से हम आपको बोल रहे हैं, कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल नहीं बाबू, हॉरिजॉन्टल मतलब ये बस ऐसे लाइन रहना चाहिए, डेट इज हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ठीक है। तो ये वाला लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लेवल मान रहे हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, ये जमीन है, ठीक। अच्छा, इट इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज viewed बिलो, बिलो, फिर से ये वर्ड इंपॉर्टेंट आ गया, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल।
क्लियर है बात, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का डेफिनेशन में, तो आपको बस एक ही फर्क दिखाई देगा। फर्क क्या है कि सर एंगल ऑफ डिप्रेशन में तो अपन बिलो की तरफ देख रहे हैं, यहां पर खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन में यहां बिलो की जगह एबव आ जाता है। बस जब हम चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं तब ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम चीज को नीचे की तरफ देख रहे हैं तब ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मेरा बच्चा बोलो ना, आप तो समझ में आया होगा, इतना बार बोल दिए, पक्का आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इस बात को आप नोट डाउन कर लिए। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आपको हम नोट डाल करके लिखाएंगे, बस इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। ठीक, तो आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। चलिए, कुछ बेसिक बात आपको नोट डाल करके हम लिखाना चाहते हैं ना, ये आपको सवाल बनाने में काफी काम देगा, है ना। तो आप समझिएगा, नोट डालिएगा पहले आप, और नोट डाल करके पहला पॉइंट को आप समझिएगा। जो फिगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए बनाए थे, हम वापस से उसको बना रहे हैं। समझिएगा बात, यहां से कोई ऑब्जर्वर था, उसका आंख था जो है उसको देख रहा था, और यहां पर कहीं एक टावर था। ठीक, और यहां पर मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट था, तिरंगा था। ठीक, तो ये जो चीज देख रहा था इसको हम लोग बोलते थे लाइन ऑफ साइट, इसको हम लोग बोलते थे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, तो ये था हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, ठीक, तो ये जो होगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो होगा आपस में एग्जैक्टली पैरेलल होगा, और अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी अल्फा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल। क्लियर है? नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोरोस्पोंडिंग नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सब में आप हाँ मिला देते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसको हम लोग बोलते हैं। ये वाला जो लाइन है आपको पता है सर, ये लाइन ऑफ साइट है, और ये वाला जो एंगल है आपको पता है, ये वाला एंगल क्या है सर, ये वाला एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, तो हम डायरेक्टली कल के दिन इसको अल्फा है तो इसको अल्फा बोल देंगे। ठीक, अच्छा, दूसरा डायग्राम है एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला, बनाते हैं, फिर से समझिएगा बात को। ये हमारा प्यारा सा जमीन था, और यहां पर कहीं पर टावर था, और टावर पे एक आंख था ऑब्जर्वर का। ठीक, और यहां पर कहीं फुटबॉल था, आई मीन बॉल था, और यहां से ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक, तो ये वाला लाइन क्या था, ये वाला लाइन था हमारा क्या, बोलो बोलो, ये वाला लाइन था लाइन ऑफ साइट, और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लेवल हम बनाए थे, और ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल जो था हमारा वो था डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तब ये वाला एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये वाला एंगल है डिप्रेशन। तो लेट से मान लेते हैं इसका हम वैल्यू अभी फिलहाल के लिए बीटा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, बढ़िया बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आपको पता है कि सर ये भी हॉरिजॉन्टल और ये भी हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब 100% ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो अगर ये एंगल बीटा तो ये एंगल भी क्या होगा, बीटा। कंडीशन, अब आप समझ गए, कंडीशन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पर भी क्या कंडीशन है सर, दो पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है बात। इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है सूरज का परछाई वाला कॉन्सेप्ट। तो हम सूरज का परछाई का कॉन्सेप्ट को अलग से नहीं पढ़ाते, हम सवाल के थ्रू बताते, तो हमको लगता है बच्चा को ज्यादा फील आएगा। बस आप छोटा सा बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको परछाई चाहिए तो सूरज आपके पीछे खिलना चाहिए, और सूरज जो है आपका परछाई आपके आगे की तरफ बनाएगा। बस इतना सा बात है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग इसके बाद जस्ट इसी लेक्चर में इसके बाद छोटा से छोटा सवाल से चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो जितना पढ़े एक बार आप चीजों को रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, फिर हम सवाल को देंगे। आपको सवाल को पहली बार खुद से पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद जाके हम आपको सॉल्यूशंस बताएंगे। ठीक, तो आप प्लीज इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, आपके स्क्रीन पे पहला सवाल दिख रहा होगा। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोला जा रहा है कि ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो चुपचाप ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ा है। ठीक, अच्छा, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड पे देखोगे, हम मान लीजिए ये ग्राउंड है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट ये है, टावर का टॉप ये है,
टावर का फुट से 15 मीटर दूर पर से एक आदमी जो है वो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, तो आदमी जो है टॉप ऑफ द टावर की तरफ देख रहा है और उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है, ऊपर की तरफ देख रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, टॉप को देख रहा है ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, और हॉरिजॉन्टल लेवल से टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। कितना है 60 डिग्री। आपसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट बताना है। एक बार जो पढ़ाए हैं उसके बेसिस पर आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर पॉज करके ट्राई किए होंगे। मैं अब आपको सॉल्यूशंस बताना शुरू कर रहा हूं, आराम से समझिएगा बात को। सबसे पहले तो बोल रहा है ग्राउंड, तो बाबू ग्राउंड बना लो, आंख बंद करके ग्राउंड बना लो। फिर बोल रहा है टावर, बाबू टावर बना लो, लो टावर बना दिए, टावर टावर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सवाल वाला क्या बोल रहा है, सवाल वाला बोल रहा है फ्रॉम दी पॉइंट ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड पे भी एक पॉइंट है, ग्राउंड पे ही, जो कि 15 मीटर अवे है फ्रॉम दी फुट ऑफ दी टावर। अगर हम टावर का फुट मान रहे हैं तो यहां से एक पॉइंट है लेट से ओ, और ये कितना मीटर दूरी पर है, 15 मीटर का दूरी पर है। ठीक, और वहां से जो आदमी है वो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहां से एक आदमी जो है टावर के टॉप पे देख रहा है, इसका मतलब लेट से ये हो गया। क्लियर है। और टावर का टॉप पे जब देख रहा है तो हमको पता है कि सर ये एंगल तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। काहे कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ देख रहा है। अगर हम इसी को नीचे की तरफ देखते, इधर की तरफ पानी रहता और पानी में परछाई को हम यहां देख रहे होते तो ये हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये अभी एंगल ऑफ एलिवेशन है। और सवाल वाला दे चुका है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हम मान लिया इस पॉइंट को O, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B, और हम अपने मन से मान लिए लेट द हाइट ऑफ टावर भी H। कोई दिक्कत नहीं, मान लिए अपने मन से द हाइट ऑफ टावर भी H। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छा से बनाते हैं। आपको पता है कि ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, वर्टिकली टावर खड़ा होगा, तो हम OAB ट्रायंगल को उठा करके यहां पर ला रहे हैं, समझिएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। चलिए, ये हमारा O था, ये हमारा B था, ये हमारा A था, ये डिस्टेंस हमको पता है H जो हमको कैलकुलेट करना है, ये हमको 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस हमको सवाल वाला दे चुका है, सवाल वाला दे चुका है 15 मीटर। क्लियर है, हमको ये निकालना है। तो पकड़ते हैं हम बात को, आराम से समझिएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, OAB ट्रायंगल में ये राइट एंगल है बाबू, ये 90 है, तो हमको पता है ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। ये सब छोटा मोटा बात आपको पता है ना। हमको H निकालना, हम अपने मन से मान लिए लेट दी हाइट ऑफ टावर भी H। ठीक, अच्छा, H को सॉल्व करना है। आप बताओ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल बन गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें आपको एक एंगल पता है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। अगर आपको बेस दिया हुआ है, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज का इस्तेमाल करोगे, साइन का करोगे, कॉस का करोगे, टेन का करोगे, कॉट का करोगे, सेक का करोगे, कोसेक का करोगे, जिसका करोगे उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा मुद्दा है कि हम स्मार्ट वे में चीज को करेंगे और जल्दी एक बार में हम आंसर लाए। तो हमको आप बताइए, अगर हमको ये एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता करना है और बेस पता है, तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे सर, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, मतलब अगर हम इसको थीटा सोच रहे हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है AB, अच्छा, बेस कितना है सर OB, बढ़िया बात है। AB कितना था H, OB कितना है सर 15, बढ़िया बात है। 1060 का वैल्यू क्या होता है, हम बोले थे आपको कि एंगल तो आपको रटा हुआ होना चाहिए 0 से लेकर 90 तक, तभी बात बनेगा, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे यहाँ पर, है ना। तो कम से कम आपको टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब सबका एंगल, और कैसे लिखते हैं साइन, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, बेस बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे बेस, ये सब बात पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आना चाहिए, है ना। चलिए, अच्छा, 1060 का वैल्यू √3, अच्छा, H बटे का 15 को इधर गुणा कर दिए तो H कितना आ गया 15 √3। अच्छा, मीटर के सेंटीमीटर सवाल में देख लो, मीटर दिया हुआ है
तो हमारा जो आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 15√3 मीटर। अगर √3 का वैल्यू कल के दिन बोल देता कि 1.732 है तो 15 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये सबसे बेसिक सवाल था जो आपसे बनना चाहिए था। धीरे धीरे करके हम लोग चीज का लेवल को आगे बढ़ाएंगे। तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट के थ्रू बताइए, जरूर आपको रिप्लाई हम देंगे। ठीक, रिप्लाई नहीं भी दे तो आपका समस्या का समाधान हम किसी लेक्चर के तहत कर देंगे। ठीक, तो आप प्लीज देख लीजिए चीजों को। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिया हुआ, मैं आपके लिए सवाल पढ़ देता हूं और सवाल को आपको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है। सवाल दिया हुआ है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है। ऑब्जर्वर का भी ऊंचाई दिया हुआ है कि 1.5 मीटर टॉल है और इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। चिमनी समझते हैं जहां ईटा बनाया जाता है, ब्रिक बनाया जाता है, धुआं निकलते रहता है। तो चिमनी से 28.5 मीटर अवे है, दूर है। ठीक, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, खुद बोल दिया है सवाल वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। चिमनी के ऊपर की तरफ जब देख रहा है तब जाके आंख से है 45 डिग्री, आई से है चिमनी का, आई से। ठीक, आंख से जब हम चिमनी को ऊपर की तरफ देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। आपको वापस से हाइट ऑफ चिमनी पता करना है। एक बार आप प्लीज पॉज कीजिए, ट्राई करके, फिर मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर पॉज करके सवाल को ट्राई किए होंगे। अब हम सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। समझिएगा बातों को ध्यान से, क्लियर है? समझिएगा बातों को ध्यान से। जो पहले बोला है उस सिचुएशंस को हम फिगर के तहत बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो सवाल वाला टावर था तो चिमनी बदल दिया, तो अपने को टावरे को चिमनी को बदलना है ना, बस कुछ नहीं। सबसे पहले जैसे जैसे कर रहे हैं चीज को देखते चलिएगा। ग्राउंड बनाओ, ग्राउंड बना दिए, ग्राउंड पे चिमनी खड़ा करना है। लो, चिमनी खड़ा कर दिया है ना, क्या जाता है, चिमनी खड़ा करो। ये है चिमनी, चिमनी, चिमनी। और चिमनी के बाद आदमी को भी बनाना पड़ेगा, काहे कि इस बार आदमी का हाइट दिया हुआ है। तो आदमी का हाइट दिया हुआ है तो हमको बनाना पड़ेगा। आदमी का हाइट कितना दिया? आदमी बोल रहा है 1.5 मीटर टॉल है। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर। क्लियर है? अच्छा, और चिमनी से कितना मीटर अवे है, कितना मीटर दूर है? 28.5। तो चिमनी से कितना मीटर अवे है सर? 28.5 मीटर अवे। एकदम बात को समझते चलिएगा प्यार से, है ना। चलिए, अगर हम आपको बोलेंगे ये लेंथ 1.5 है तो यहां पर चिमनी का भी जब अगर हम बराबर का रुख लेंगे, ये लो बराबर का रुख लेंगे, तो आप बोलिएगा सर इतना तो तय है कि ये लेंथ भी कितना होगा, ये लेंथ भी होगा हमारा कितना। अगर सर ये 1.5 है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लेंथ भी 1.5 होगा। तो इसको भी हम लोग लिख दिए 1.5 मीटर। ठीक, मैं एक बार देख लूँ कुछ कट तो नहीं रहा है मेरा बच्चा, कुछ कट तो नहीं रहा है, सब कुछ ठीक है, स्पष्ट है ना। 1.5 मीटर, ये 1.5, तो इसका एग्जैक्ट यही हाइट 1.5 मीटर। बढ़िया बात है। ठीक, अगर हमको इतना हाइट पता चल जाए, इतना हाइट पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं लेट्स से x, ये हाइट पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर हमसे चिमनी का हाइट पूछा है, हाइट ऑफ चिमनी, तो हम क्या करेंगे सर, x प्लस का 1.5, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ऑब्जर्वर का आंख मान लेते हैं कहीं यहां पर, है ना, मुंह के ऊपरे में तो आंख होगा ना, तो यहां पर आंख है। अब बोल रहा है जब ये अपने आंख से ऑब्जर्व कर रहा है किसको, चिमनी का टॉप को, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 45 डिग्री। तो यहां से जब हम चिमनी का टॉप पे देख रहे हैं, जब हम चिमनी का टॉप पे देख रहे हैं, अगर हम छोटा मोटा बात पूछेंगे, बाबू ये बताओ ये लाइन को क्या बोलेंगे, मेरा बच्चा बोलेगा सर लाइन ऑफ साइट। ठीक, अच्छा, यहां से देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, सवाल वाला दिया हुआ 45 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री। क्लियर है? थोड़ा बहुत नामिंग दे देते हैं तो बढ़िया रहेगा। ये पॉइंट O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, खत्म। ठीक, अच्छा, हमको बताइए अगर ये 228.5 है तो एग्जैक्टली इतना ही हाइट ऊपर में क्या होगा सर, समझ में आ गया। ये वाला भी हाइट कितना होगा, ये वाला भी हाइट हो जाएगा 28.5 मीटर। क्लियर है बात, समझ में आ गया। सिर्फ हमको x निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, राइट एंगल, अब चूंकि चिमनी तो वर्टिकल होगा ना, तो ये एंगल भी क्या होगा सर, ये एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात
नहीं है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, OCD ट्रायंगल को उठाए और यहां पर बना रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगल OCD। क्लियर है, OCD ट्रायंगल को उठाए और इसे रख दिए। ये डिस्टेंस, मेरा बच्चा बोलेगा सर ये डिस्टेंस है कितना, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। ये डिस्टेंस है सर, दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो x है लेकिन हम उड़ा देंगे, कोई चिंतन वाली बात नहीं है ना। चलिए ये एंगल कितना है सर, सवाल वाला दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री। चलिए इस ट्रायंगल पे कारनामा करते, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, OCD। आप बताइए, आपको बेस पता है, ये एंगल पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने से, कोई भी लगाने से काम हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटिव थोड़ा सा पड़ेगा। सबसे बढ़िया लगेगा टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो वापस से हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा मतलब 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है CD बटे का बेस, बेस कितना है सर OC। बढ़िया बात है, टेन 45 का वैल्यू रटा हुआ है सर 1, CD कितना है सर X, OC कितना है 28.5, तो x का वैल्यू भी क्या आ गया 28.5 मीटर। ठीक, क्या ये हमारा आंसर आ गया, नहीं सर, हमसे पूछा है हाइट ऑफ चिमनी, तो हाइट ऑफ चिमनी क्या होगा, मेरा बच्चा बोलेगा सर देखिएगा, हाइट ऑफ चिमनी होगा, हाइट ऑफ चिमनी होगा कितना सर, ये पूरा जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ हमारा हाइट ऑफ चिमनी होगा। तो इस लेंथ को क्या हम इतना प्लस इतना लिख सकते हैं, फिर से बोल रहे, देखिए ये पूरा लेंथ हाइट ऑफ चिमनी है, तो इस लेंथ को क्या हम इतना प्लस इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। तो हम कैसे लिखेंगे, इतना को क्या लिखेंगे CD, प्लस का इतना को क्या लिखेंगे BC। ठीक, CD का वैल्यू अभी निकाले है ना सर, CD का वैल्यू देखो ना, CD का वैल्यू ही तो x होता है, और x का वैल्यू कितना है 28.5। अरे CD ही तो x है ना, और x का वैल्यू कितना निकाले आप देखो 28.5, डायरेक्टली जोड़ रहे हैं 28.5 प्लस का BC कितना है सर, यहां से टिक 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 टिक, यहां देखो 1.5 BC का लेंथ है, तो हम इसको जोड़ रहे हैं 1.5, और सारा का सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है मीटर में, तो 28.5 हो गया 0.29 प्लस 1, ये हो गया आंसर कितना 30 मीटर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, हाइट ऑफ चिमनी जो हमारा आया, हाइट ऑफ चिमनी आ गया हमारा फाइनली कितना 30 मीटर। तो हम उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, खास करके वो बच्चा जिनसे नहीं बना जरूर नोट डाउन करे, और सॉल्यूशंस को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, समझना बहुत जरूरी है, बस इतना ही बात है ना। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिया हुआ, मैं आपके लिए सवाल पढ़ देता हूं। सवाल है क्या, इफ ए टावर 30 मीटर हाई, एक टावर है जो कि 30 मीटर ऊंचा है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, कास्ट ए शैडो इतना मीटर लॉन्ग 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। वो टावर का जो शैडो है ग्राउंड पर, मान लेते हैं ये टावर है, तो ये टावर का परछाई जो ग्राउंड पे आता है उसका लेंथ दिया हुआ है 10√3 मीटर। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना होगा। समझिएगा बात को, सवाल में कल के दिन सन शैडो का जगह कल के दिन सन्स एल्टीट्यूड लिखा भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, बार बार अप्लाई कीजिएगा। जब भी आपको जैसे मान लीजिए हमको अपना शैडो आगे की तरफ चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि सन आगे रहेगा तो शैडो तो आगे बनने वाला है नहीं, सन को पीछा रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये टावर है, तो टावर का शैडो अगर हमको इधर की तरफ चाहिए तो सन को यहां पर रखना पड़ेगा, पीछे की तरफ रखना पड़ेगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। पीछे की तरफ रखोगे सन इसका शैडो आगे की तरफ बनाएगा, इधर की तरफ सन रहेगा तो इसका शैडो इधर की तरफ बनाएगा। दैट्स इट। क्लियर है, हमको अपना शैडो आगे की तरफ चाहिए, सन को पीछे की तरफ रखना पड़ेगा। हमको अपना शैडो पीछे की तरफ चाहिए, सन को आगे की तरफ रखना पड़ेगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है ना। एक बार आप ट्राई करें, फिर तो हम है ही ना आपके लिए, है ना। एक बार ट्राई करें आप। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई जरूर किए होंगे पॉज करके, है ना। यह सवाल सीबीएसई 2017 में आया है, तो कॉन्सेप्चुअली और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए समझिएगा बात को। वापस से वही राम कहानी, क्या कि सर टावर है इतना मीटर हाई है, बढ़िया बात है, हम बनाते हैं, आराम समझिएगा। मान लिए ये ग्राउंड, और ग्राउंड पे एक लाइन मान लिए, ये मान लिए टावर है अपना। ठीक, क्लियर है, ये टावर है,
और टावर का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, टावर दिया हुआ है 30 मीटर ऊंचा है, तो टावर जो है वो 30 मीटर ऊंचा है। लो भाई 30 मीटर ऊंचा टावर बना दिए। ठीक, ये बात तो समझ में आ रहा है ना बाबू कि ये टावर है ना, ये बोला इसको मिला दो, और ये जो है ये टावर है, पतला हो गया अपना टावर। ठीक, अच्छा अब बोल रहा है कि हमको ये टावर जो 30 मीटर ऊंचा है इसका शैडो मिला है। अगर आपको शैडो इधर चाहिए तो सन को यहां पर रखना पड़ेगा, अगर हमको शैडो इधर चाहिए तो सन को पीछे रखना पड़ेगा। तो सन को हम यहां पर बना दिए। ठीक, सन को हम यहां पर बना दिए, तो सन का रिफ्लेक्शन इस पे पड़ेगा, तो वापस सी बात है कि सन का लाइट रेज जो आएगा तो इसका शैडो इधर की तरफ पड़ जाएगा। तो इस टावर का जो शैडो इधर की तरफ पड़ रहा है वो कितना मीटर लॉन्ग है, 10√3, और कहां पर है, ग्राउंड पे। तो इस टावर का जो शैडो है वो इधर की तरफ पड़ रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो लेंथ है वो लेंथ है कितना सर, वो लेंथ है 10√3 मीटर। ठीक, अच्छा ये हमारा टावर का शैडो है, इसको हम लिख देते हैं, इसको हम बोल रहे हैं शैडो ऑफ टावर, शैडो ऑफ टावर, टावर। ठीक, मान लेते हैं यहां तक इसका शैडो आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बात को, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है क्या, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका मतलब हम अगर देख रहे होंगे तो यहां से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, इसका मतलब ये वाला चीज सर, ये एंगल आपसे पूछा गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछता तो हम कहीं यहां से है और सूरज के ऊपर से जाके सूरज को देख रहे हैं, एलिवेशन पूछ रहा है तो कहीं यहां से हम सूरज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं। क्लियर है मेरा बात, समझ में आ गया। तो आपसे बस ये एंगल थीटा पूछा गया, ये एंगल थीटा बता दो, आपका काम हो जाएगा। तो वापस से जब सिचुएशंस हम बना लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि सन को पीछे क्यों रखे, काहे कि हमको परछाई आगे चाहिए, चाहिए नहीं, कंडीशन नहीं दिया लेकिन हम चाह रहे हैं। अगर मान लो सन को हम यहां पर बनाएंगे तो यही सारा सिचुएशन जो इसे है वो सिचुएशन ऐसे आ जाएगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अब यहां से ऐसे चल जाएगा, इस तरह से, है ना। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम मार्किंग कर लेते हैं, इसका नाम ए दे दिए, इस पॉइंट का नाम बी दे दिए, और इस पॉइंट का नाम सी दे दिए। और हमको पता है कि सर टावर तो वर्टिकल होता है ग्राउंड से, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, तो एक बार हम एबीसी ट्रायंगल, थोड़ा गंदा लग रहा है, बहुत कुछ लिखा हुआ, इसको अलग से निकाल करके यहां बनाते हैं, देखिएगा। ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है सर, ये लेंथ है हमको 30 मीटर, और ये लेंथ कितना दिया हुआ है सर, ये लेंथ है आपको कितना, 10√3 मीटर, और ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी, और ये डिस्टेंस सी, ये एंगल 90 डिग्री, और यही एंगल ऑफ एलिवेशन तो निकालना है, थीटा तो निकालना है। ठीक, तो समझते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, पकड़िएगा बात को, इन ट्रायंगल एबीसी अगर हम आपसे पूछेंगे ये और ये आपको पता है, फिर से वापस से वही बात, सारा ट्रिग्नोमेट्री जो मन में आएगा वो लगाइएगा आंसर है, लेकिन अपने को स्मार्ट तरीका से चीजों को करना है। तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, सबसे बढ़िया क्या रहेगा, टेन थीटा निकालना। तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बेस बटे बेस मतलब ए बी। बढ़िया बात है। बीसी का वैल्यू कितना है तो आप बोलिएगा सर 30 मीटर। बढ़िया बात है। ए बी का वैल्यू कितना है तो आप बोलिएगा सर 10√3 मीटर। मीटर से मीटर गया। टेन थीटा बराबर 30 बटे का 10√3, थोड़ा सा काटेंगे 3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं ऊपर में, बोलिएगा सर √3 इंटू √3 बटे का √3 नीचे में है। ये बात समझ में आ गया। 10 से कटा 3 बार में 30, ठीक। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 और बटे का √3। एगो √3 से एगो √3 चला गया तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, टेन थीटा का वैल्यू आ गया, टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, √3 बटे 1, तो ये आ गया √3। और आपको पता है टेन थीटा √3 कब होता है, तो थीटा बराबर कब होता है सर 60 डिग्री पे। देयरफॉर हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, जो कि वही थीटा है, तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बराबर कितना सर 60 डिग्री, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक,
परछाई आगे चाहिए, सन को पीछे ले जाओ, परछाई पीछे चाहिए, सन को आगे ले आओ। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी टर्म वर्म घुमाते रहेगा, घूमते रहेंगे, बनाते रहेंगे, चिंता मत करिए, है ना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज इसको नोट डाउन कर ले। एलिवेशन जब बोला तो ऊपर की तरफ देखना है, बस इतना बात दिमाग में सेट होना चाहिए। डिप्रेशन जब बोला नीचे की तरफ देखना है, ठीक। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे होगा। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल है कि द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। टावर का शैडो आपको 40 मीटर लंबा मिला है जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, और जब ये 60 डिग्री था तभी, और जब 60 डिग्री के बाद 30 डिग्री हो गया है तब। तो दोनों केस में जब 60 डिग्री में जो परछाई मिल रहा है और 30 डिग्री में जो परछाई मिल रहा है, तो 30 डिग्री वाला जो परछाई है वो कितना है, 40 ज्यादा है, 40 मीटर लॉन्गर है। तो आपको पता करना है हाइट ऑफ टावर। देखिए ये टर्म आ गया ना, सन्स एल्टीट्यूड। तो हम आपको बोले थे कि परछाई है, बस परछाई जिधर चाहिए सन को पीछे रख दो, खत्म बात। एक बार आप ट्राई करें फिर हम बताते हैं आपको, है ना। एक बार ट्राई करें आप। चुरा के ले गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सवाल को सॉल्व करना। उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई जरूर किए होंगे। चलिए हम आराम से सवाल को डील करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ग्राउंड है, ग्राउंड पे टावर है, बनाते हैं। ये हमारा प्यारा सा ग्राउंड और ग्राउंड के ऊपर में प्यारा सा टावर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। टावर का कुछ ऊंचाई दिया है, नहीं दिया है सर, ठीक। परछाई हमको इधर चाहिए, आंख बंद करके सन को इधर बना दो। परछाई हमको इधर चाहिए, आंख बंद करके सन को इधर बना दो। परछाई कल के दिन आपको उधर चाहिए तो आंख बंद करके सन को इधर बना देते, परछाई बना दिए, ठीक। अच्छा अब बोल रहा है क्या कि सन का जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचापन के सेंस में होता है। तो आपको बस दिमाग में रखना है कि सन का परछाई एक बार 30 डिग्री पे लिया जा रहा है, एक बार 60 डिग्री पे। तो स्वाभाविक सी बात है आप ग्राउंड से सन को देखबे करोगे, सन के ऊपर जाके तो सन को नहीं देखोगे, है ना। तो ग्राउंड से देखोगे, इसका मतलब एलिवेशन का बात किया जा रहा हो। इसका मतलब एक बार ऐसे देखा जा रहा होगा, फिर एक बार क्या होगा, फिर एक बार क्या होगा, एक बार ऐसे देखा जा रहा होगा, ठीक। अच्छा यहां पर कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और यहां पर कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। सवाल वाला बोल रहा है एक 30 है, एक 60, हमको नहीं पता क्या है, हम सोचेंगे आराम से चीज को, ठीक। चलिए अब बोल रहा है क्या कि सन का जो एल्टीट्यूड है, पर ये क्या है, ये तो हमारा प्यारा सा टावर है, ये तो हमारा टावर है। और एक बार टावर का शैडो इतना ठो आया है, फिर दूसरा बार टावर का शैडो इतना ठो आया है। इसका मतलब ये ज्यादा हो रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा कितना मीटर लॉन्गर, तो 40 मीटर लॉन्गर दिया हुआ है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। हमसे पूछा गया हाइट ऑफ टावर, तो मान लेते हैं कि हाइट ऑफ टावर जो है हमारा लेट से h, ठीक। ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 30 है कि 60, हम उस बात को दो तरीका से समझेंगे। एक तो सवाल वाला जो बोला उससे, लेकिन पहले हम कॉमन सेंस लेवल पर चीज को सोचते हैं। अब बताओ tan 60 और tan 30 का वैल्यू, तो सर tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और tan 60 का वैल्यू होता है √3। इसका मतलब tan 60 का वैल्यू ज्यादा है, ठीक। अच्छा tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसके लिए tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा परपेंडिकुलर तो दोनों के लिए सेम है, ठीक। तो जिसका बेस छोटा उसका tan थीटा बड़ा। इसका मतलब बेस जो है ये छोटा है, इसका मतलब ये एंगल बड़ा होना चाहिए और ये एंगल आएगा 60 डिग्री। और इसका मतलब अगर ये एंगल 60 आ गया तो ये बेस बड़ा है और हाइट तो सेम है, काहे कि हमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और अगर परपेंडिकुलर सेम हो गया तो tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/बेस। इसका मतलब जिसका बेस ज्यादा उसका tan थीटा कम, जिसका बेस कम उसका tan थीटा ज्यादा। अरे भाई 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा होता है, सर आराम स्वाभाविक सी बात है 1/2 बड़ा होता है। तो नीचे का डिनोमिनेटर जिसका छोटा उसका जो ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़ जाता है ना। तो वही जिसका बेस छोटा, आप वैसे सोचो जिसका बेस छोटा उसका tan थीटा ज्यादा। क्लियर है। तो बेस किसका छोटा, इसका।
तो ई एंगल ज्यादा होना चाहिए, और हमको पता है कि 1060 और 1030 में कौन ज्यादा होता है, 1060 ज्यादा होता है, तो ये वाला 60, तो बाय डिफॉल्ट ये 30। ये था एक तरीका कॉमन सेंस वाला। ठीक, हम चाहते हैं कि ये भी आपको आना चाहिए। बाकी जो सवाल बोला है, सवाल के तहत चलते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, समझिएगा बात को, सवाल के तहत चलते हैं, समझिएगा बात। सवाल बोल रहा है कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो जो परछाई है वो 40 मीटर लॉन्गर होगा। इसका मतलब ये 30 होगा, तब तो ये 40 ज्यादा होगा, इसका मतलब ये 60 हो जाएगा। एक तरीका ये था सवाल के तहत, समझ में आया। जब आपका एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो आप 30 डिग्री होता है, तो टावर का जो परछाई, एक परछाई तो इतना है, एक परछाई इतना है, तो ये वाला जो लेंथ है ये ज्यादा है ना, इससे तो कुछ ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, सवाल वाला बोला है। इसका मतलब 30 डिग्री पे ज्यादा टावर का लेंथ मिलेगा परछाई का, और 60 डिग्री पे टावर का परछाई का लेंथ छोटा मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हम इस डिस्टेंस को अपने मन से, लेट से एक्स, ठीक, नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक, पहले हम एबीसी ट्रायंगल को पकड़ते हैं। दिख रहा होगा आपको एबीसी ट्रायंगल, इसको पकड़ के हम बनाएंगे। यहां पर डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम एबीसी ट्रायंगल का बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर ये नहीं पता है, ये नहीं पता, ये पता है, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, 1060 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, बेस कितना है सर, बेस है यहां से यहां तक BC। ए बी का वैल्यू कितना है H, BC का वैल्यू कितना है सर, मेरा बच्चा बोलेगा X। ठीक, तो यहां से 1060 का वैल्यू क्या आ जाता है, √3 बराबर X बटे का H। ठीक, तो यहां से H का वैल्यू कितना आ गया, यहां से H का वैल्यू आ गया √3x। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। क्लियर है, H का वैल्यू कितना आ गया, √3x। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पकड़ते हैं कौन सा, ADB या ABD ट्रायंगल को पकड़ते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD, आपसे पूछेंगे वापस से tan थीटा, तो आप बोलिएगा सर tan30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB। अच्छा, बेस सर, बेस हमारा क्या है सर, BD। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। tan30 का वैल्यू 1 बटे का √3 बराबर AB का वैल्यू सर H है, H। अच्छा, BC का वैल्यू सर, BC का वैल्यू कितना है, आप देखिए BC का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहां से CD प्लस का BC बोल रहा है, नहीं नहीं BC नहीं होना चाहिए ना, BD ना होना चाहिए बाबू, बेस तो पूरा है ना ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल में। तो BD का वैल्यू क्या होगा, BC प्लस CD, तो हम लिखते हैं BC प्लस का CD। ठीक, इसको ऊपर लिख रहे हैं यहां से 1/√3 को 1/√3 लिखो बराबर H को H रहने दो, H। BC का वैल्यू आप ध्यान से देखो, BC का वैल्यू कितना है, X प्लस का CD का वैल्यू, CD का वैल्यू कितना है, मेरा बच्चा बोलेगा सर CD का वैल्यू सवाल में खुद दिया हुआ है 40, तो इसको 40 लिखो। ठीक, क्लियर है बात। अच्छा, अब इसको इधर लेकर आए, इसको इधर लेकर आए, तो ये हो जाएगा x प्लस का 40 और ये हो जाएगा √3 इंटू का h। क्लियर है, x प्लस का 40 इंटू 1, x प्लस का 40 √3 इंटू h, √3h। ठीक, h का वैल्यू हमको पता है √3x, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस का 40 बराबर √3 इंटू का h। h के जगह क्या लिखेंगे, यहां से इक्वेशन 1 से √3 इंटू x, तो लिख रहे हैं √3 इंटू का x। कंडीशन लिख दोगे यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x प्लस का 40 बराबर का √3 इंटू √3 3 हो जाता है x, 3x में x घटाएंगे 2x बराबर का 40, x का वैल्यू आ गया 20। ठीक, कितना मीटर है, सेंटीमीटर, मीटर है सर 20 मीटर। अच्छा, अगर आपसे पूछता कि BC लेंथ कितना है तो हम आराम से बता देते हैं 20 मीटर, लेकिन सवाल वाला BC में इंटरेस्टेड नहीं है, सवाल वाला इंटरेस्टेड है हाइट ऑफ टावर में। तो हाइट ऑफ टावर तो इक्वेशन 1 से हम लोग आराम से बोल सकते हैं √3 इंटू x पता चल गया है, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यूजिंग, यहां हम ऐसे लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द value of x in इक्वेशन पहला 1
जो हम इक्वेशन 1 में जैसे ही हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो मेरा बच्चा बोलेगा सर h बराबर √3 इंटू का x था। अच्छा कोई बात नहीं, हम पुट करेंगे अब √3 इंटू का x कहाँ है, इक्वेशन 2 से आप ले सकते हो या डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। x का वैल्यू कितना है 20, तो हाइट ऑफ टावर जिसको हम लोग h से रिप्रेजेंट किए हैं उसका वैल्यू कितना आ गया 20√3, और सब कुछ मीटर में है तो फाइनली ये आंसर भी मीटर में। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया 20√3 आ गया। तो कॉन्सेप्ट को समझाए इतना तरीका से, इस वजह से इतना हमको करना पड़ा, वरना हम आराम से आंख बंद करके भी आंख बंद करके तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ा आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 20√3। बहुत का आ भी गया होगा, जिनका नहीं आया आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग जो है बाबू इस लेक्चर को यहीं पर समअप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्लियर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस का चीज ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अभी आपको कुछ 1 से 2 लेक्चर और मिलेगा और वो कंप्लीटली सवाल बेस्ड रहेगा। अभी धीरे से हम सवाल का लेवल को हल्का सा बढ़ाए हैं, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट और बेहतर से बेहतर लेवल का सवाल हम आपको करा देंगे, ये आपको हम प्रॉमिस करते हैं। और हाँ, ये भी प्रॉमिस करते हैं कि जल्दी ही सब कुछ करा देंगे, है ना। कुछ कारण वजह से लेट हो जाता है, उसके लिए अगर बन पाएगा तो थोड़ा आप माफ़ी दे दीजिएगा, है ना। डिजर्व भी करते हैं, माफ़ करना, है ना। चलिए थैंक यू। और जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी तरह का परिस्थिति हो सर, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए। एंड गुड लक। थैंक यू।